गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम किया था अपन ने लास्ट में। इसके आगे देखते हैं अपन। अब उसमें नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एमिनो हार्मोन्स। तो इस प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उसमें एमिनो ग्रुप उपस्थित होता है। एग्जाम्पल्स है जैसे एड्रेनलिन और थायरोक्सिन। ये अपने को एग्जाम्पल इसके लिए ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन्स में देखिए, इस प्रकार के हार्मोन्स में न्यूक्लियस जो होता है वो स्टीरॉयड ग्रुप उपस्थित होता है। इन द स्टीरॉयड ग्रुप 3 रिंग्स इन साइक्लोहेक्सेन्स, 3 रिंग साइक्लोहेक्सेन की होती है एंड 1 इज साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है 1 2 3, ये 3 तो साइक्लोहेक्सेन की रिंग है और 1 रिंग जो है वो साइक्लोपेंटेन की रिंग है। एग्जाम्पल इसका है टेस्टोस्टेरोन। ये अपने को एग्जाम्पल याद रखना है, स्ट्रक्चर भी इसकी याद रखनी है अपने को। एडिनो कोर्टिसोइड एंजाइम और बाइल एसिड, ये भी इसके स्टेरॉइड्स हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अपना विटामिन्स। तो फर्स्टली सर्वप्रथम फ्रैंक नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने विटामिन वर्ड को यूज़ किया था। विटामिन इज डिराइव्ड फ्रॉम वाइटल प्लस एमीन। विटामिन वाइटल और एमीन से डिराइव किया हुआ वर्ड है। इट इज़ नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। यह है जो अपने पास नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उसी से रिलेटेड है ये। बाय द डेफिशिएंसी, जो इसकी डेफिशिएंसी अपने पास में रहती है ऑफ विटामिन्स की, लॉट्स ऑफ डिजीजेज आर अकर्ड। बहुत सारी इसमें बीमारियां भी इससे अकर्ड हो जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स देखिए, अकॉर्डिंग टू द सोल्युबिलिटी विटामिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल और फैट इनसोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ठीक है। ये 2 अपने पास होते हैं। वाटर इनसोल्यूबल ऐसे जो पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं लेकिन फैट में सोल्यूबल होते हैं, ADEK है। और एक वे होते हैं जो फैट में सोल्यूबल है और वाटर में इनसोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल है लेकिन फैट में सोल्यूबल नहीं। विटामिन B और C, ये जो एग्जांपल्स आपको मैंने बताए हैं अभी, ADEK विटामिन्स और विटामिन B और C जो जिसके रिलेटेड है ये, उसमें अपने को याद करना है। एग्ज़ाम में बहुत बार आता है कि कौन से विटामिन्स जो है वो वाटर में सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, या फैट में सोल्यूबल या इनसोल्यूबल है। ये एग्जांपल्स अपने को बहुत अच्छे से इसके याद करने हैं, ठीक है। विटामिन H इज़ नॉट सोल्यूबल इन बोथ वाटर एंड फैट। विटामिन H जो है वह सोल्यूबल नहीं होते, न तो वाटर में और नहीं फैट में। अब देखिए अपने पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट को अपने को बहुत अच्छे से याद करना है। कौन सा विटामिन का नाम है, उसका सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है और उससे होने वाले डेफिशिएंसी रोग क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल राजस्थान बोर्ड में ज़रूर आता है। ख़ास तौर से विटामिन की कमी से ये जो होने वाले रोग है ना, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो बेटा इसको ओवरलुक मत करना, इस चीज़ को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अपने को अच्छे से याद करना है। ये पूरी लिस्ट ही कि विटामिन A जो है उससे सोर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, कमी से कौन सा रोग होगा, B1 से कौन सा कमी से रोग होगा, B2 से कौन सा होगा, B6 से कौन सा होगा, B12 से कौन सा होगा। मतलब जो भी विटामिन्स आपको यहाँ दे रखे हैं, इसके अलावा भी विटामिन्स अपने पास और है। D है, कौन सा रोग होगा, E है, क्या होगा, विटामिन K है, विटामिन H है। और प्रत्येक के देखिए आप लोग केमिकल नेम भी ब्रैकेट में दिए गए हैं। जैसे विटामिन A का रेटिनोल नाम है। तो अपने को महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर अगर 2 चीज़ है महत्वपूर्ण, पहला विटामिन्स का केमिकल नेम और दूसरा जो है वो इसकी कमी से होने वाला रोग। ये 2 चीज़ें इस पूरी टेबल में सबसे महत्वपूर्ण है। सोर्स लगभग सबके सेम अपने पास में रहते हैं, लेकिन जो नाम है विटामिन का वो सबका अलग अलग है और डेफिशिएंसी डिजीज़ भी सबकी अलग अलग अपने को मिलती है।
तो ये सारणी अपने को बहुत अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लिक एसिड। क्या है न्यूक्लिक एसिड? द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन कॉल्ड द हेरिडिटी। मतलब जो लक्षण जो होते हैं अपने अंतर्गत, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। जैसे आप लोगों के हाइट क्या है, आप लोगों के बाल कैसे हैं, आपकी चाल कैसी है, आपकी आवाज़ कैसी है, मतलब हर एक चीज़ जो आपको मिली है वो आपको अपने पेरेंट्स से मिली है। तो ये जो लक्षण है इन कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ये हेरिडिटी कहलाती हैं। ठीक है। इन प्रत्येक में सेल होती है और सेल में न्यूक्लियस होता है। उन न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। दैट इज़ जीन्स आर मेड अप बाय द न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब जो जीन की अपन जो बात करते हैं वो जीन न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। ये फर्स्टली फ्रेडरिक मिक्सचर, ये एग्जाम्पल अपने को याद करना है नाम। सेपरेट न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लियस एंड कॉल्ड न्यूक्लिन, बट न्यूक्लिक एसिड नेम गिवन बाय द अल्टमान। ये अपने को 2 साइंटिस्ट यहाँ पे याद करने हैं कि मिश्रण ने क्या बताया था और इन न्यूक्लिक एसिड का नाम किसने दिया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स देखिए आप लोग। पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। दोनों की फुल फॉर्म अपने को याद रखनी है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है और एक का है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है यह बना हुआ होता है नाइट्रोजन बेस से, याद रखना है इसको, पेंटोज शुगर से और फॉस्फोरिक एसिड से। 3 चीज़ों से मिलकर डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब अपन आगे देखते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ है। देखो न्यूक्लियोसाइड में ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर है। और न्यूक्लियोटाइड की जहाँ बात की जाए वहाँ नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर प्लस HCPO4 जो है फॉस्फोरिक एसिड, ये ऐड इसमें हो जाता है। यानी न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में जो डिफरेंस है वो केवल HCPO4 का डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं होता है। बात जहाँ तक की जाए शुगर की, तो अब देखो अपन तीनों की अलग अलग डिस्कशन करते हैं। शुगर जो है वो न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर पाई जाती है डीएनए में, न्यूक्लिक एसिड दोनों में, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में ही पेंटोज शुगर मिलती है। ठीक है। डीएनए के अंदर 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलती है और आरएनए के अंदर अपने को राइबोज शुगर की प्राप्ति होती है। दोनों ही जो शुगर है उसकी स्ट्रक्चर अपने को जो फ्यूरेन है उससे मिलती जुलती होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर अपने को याद रखनी है। बीटा डी राइबोज शुगर, जिसमें O है, फिर OH और H और OH, H और OH, फिर CH2OH OH। तो 5 कार्बन से अपने को ये पेंटोज शुगर की प्राप्ति हो जाती है। थोड़ा बहुत ग्लूकोज से मिलता है। फ़र्क इतना है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की वलय होती है अपने पास में और यहाँ पर 5 कार्बन की ही वलय। तो ये अपने को याद अच्छे से स्ट्रक्चर करनी ही है शुगर की। ठीक है ना। नाइट्रोजन बेस की जहाँ तक बात की जाए तो नाइट्रोजन बेस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स। तो इन द प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन नाइट्रोजन बेस उपस्थित होते हैं, जबकि पिरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन उपस्थित होता है। ये बात अपने को प्यूरिन और पिरामिडिन दोनों के लिए अच्छे से याद रखनी है। 3 नाइट्रोजन बेस जो डीएनए और आरएनए में कॉमन होते हैं वह एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, याद रखने वाली बात है। बट इन डीएनए में 4th नाइट्रोजन बेस थायमिन होता है, आरएनए में ये यूरेसिल होता है। मतलब डीएनए और आरएनए में 3 एन बेस सेम है, एक एन बेस में फ़र्क है, वो है 4th, जो डीएनए में थायमिन होगा और आरएनए में वो यूरेसिल नाम से जाना जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन 1,6 एटम रिंग एंड 1,5 एटम रिंग। तो इसमें प्यूरिन की स्ट्रक्चर में इस प्रकार से अपने को दिखाई देता है। ये अपने को प्यूरिन की स्ट्रक्चर याद करनी है। ये प्यूरिन की है, ये एडेनिन की, ये ग्वानिन की। तो एडेनिन ग्वानिन अपने पास जबकि जो प्यूरिन है उनकी स्ट्रक्चर अपने को अच्छे से याद करनी है। 10, 15, 20 बार जितने बार रट सको रट लेना, एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेज
100% रहते हैं। ठीक है ना, इसको ओवरलुक आप लोग बिल्कुल भी मत करना। ठीक है। और पिरामिड की जो स्ट्रक्चर की बात की जाए वह 6 एटम की लेयरिंग होती है। 6 एटम है जिसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन है, ये पिरामिड की है। बाकी इसको अपन कल देखेंगे फिर।